बाहों से हम अंबुधि अगाध थाहेंगे, बाहों से हम अंबुधि अगाध थाहेंगे, धंस जाएगी यह धरा अगर चाहेंगे, तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे मेघ वहीं गहरेंगे। और किसी कवि ने कहा था कि जो होना है वो होना होगा, ये पौरुषहीन कथन है, जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। इसी के साथ में कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए जो हमारे सुबह के वक्ता हैं, अब जो लोग सो रहे हैं वो खो रहे हैं। एक पुराना गाना भी है, उठ भोर भई, है ना ये गाना, आप लोगों के जमाने का ही होगा इसलिए मुझे पूरा याद नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे आज के जो वक्ता हैं, डॉक्टर राजीव मिश्रा। आप पेशे से डॉक्टर हैं, कहानी कम्युनिस्टों की किताब है, आप उसके लेखक हैं, और समाजवाद, फ्री मार्केट, अर्थशास्त्र यदि मैं कहूं तो उस पर आपका बड़ा गहरा चिंतन अध्ययन है। विशैला वामपंथ, सॉरी, हाँ ये मेरे से वो हो गया था, विशैला वामपंथ के लेखक हैं, कहानी कम्युनिस्टों के दूसरे हैं जो नहीं आए हैं, और दूसरे संघ में ही हैं, डिबेट होगा आनंद राजाध्यक्ष जी, जिनको आप लोगों ने कल सुना था, जो मार्केटिंग फील्ड से हैं। तो मैं आमंत्रण दूंगा राजीव जी को और आनंद जी को। ये पीछे से ऑन होगा। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, सभी उपस्थित गुरुजनों को प्रणाम एवं मित्रों का सादर अभिनंदन। मेरा विषय जिस पर मैं हमेशा सामाजिक मंचों पर बोलता आया हूं, विशैला वामपंथ। सौभाग्य से आप सभी मित्रों के सहयोग से यह विषय अब सबका परिचित विषय है, और कम लोग हैं जो कि इस वामपंथ के कंसेप्ट से परिचित नहीं रह गए। नहीं तो एक समय मुझे जब इस विषय को प्रस्तुत करना होता था तो मुझे यहाँ से बात शुरू करनी होती थी कि वामपंथ क्या है, दक्षिण पंथ क्या है, दक्षिण पंथ नाम की कोई चीज है भी या नहीं, वामपंथ कहाँ कहाँ है जिसे हम समझते हैं कि है, और कहाँ कहाँ है जिसके बारे में हम बहुत सजग नहीं हैं, हमें दिखाई नहीं देता। तो वामपंथ का संक्षिप्त परिचय मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि सत्ता पर केंद्रीकृत नियंत्रण की एक व्यवस्था जो मनुष्य की सभ्यता के विकास के दौरान कुछ लोगों की प्रवृत्ति रही है, सत्ता पर केंद्रीकृत उनका नियंत्रण हो, इस व्यवस्था को मैं वामपंथ के नाम से पहचानता हूं। सत्ता के कितने केंद्र होते हैं? हमारी समस्या क्या होती है कि हम सत्ता के सिर्फ राजनीतिक केंद्र की बात करते हैं। कल मैं बात कर रहा था अपने घर में, अपने भतीजे से बात कर रहा था, और बहुत फंडामेंटल लेवल पर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात हो रही थी, और बहुत सारे लोग जो राजनीति में बहुत सक्रिय रुचि नहीं रखते या उनकी समस्या होती है, वो बोलते हैं वामपंथ पर बात कर भी क्यों रहे हो, क्योंकि उनकी दृष्टि में वामपंथ का अर्थ होता है कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई सीपीएम। तो वामपंथ सीपीआई सीपीएम नहीं है, सिर्फ वामपंथ सिर्फ कम्युनिज्म नहीं है, वामपंथ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं है, उनकी चुनाव लड़ने या हड़ताल करने या आंदोलन करने की वृत्ति ही सिर्फ वामपंथ नहीं है। सत्ता के या समाज में शक्ति के बहुत सारे केंद्र हैं। एक तो है राजनीतिक केंद्र, और हम सिर्फ वहीं सीमित रह जाते हैं। एक है आर्थिक केंद्र, और एक है सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र। वामपंथ किस तरह से इन सभी पर कब्जा करने की अपनी अलग अलग नीतियां लेकर आता है, इस बारे में मैं बात करना चाहूंगा। राजनीतिक केंद्र पर कब्जा करने की उनकी नीति स्पष्ट है,
मार्क्सिज्म का जो सिद्धांत रहा है कि हम एक जन आंदोलन के माध्यम से या पॉपुलर रिवॉल्यूशन के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद एक खास तरह के समाज की स्थापना करेंगे, यह उसका क्लासिकल मार्क्सिज्म है। उसके अलावा दूसरा जो पक्ष है वह है उसका आर्थिक पक्ष। उसमें समाज में उत्पादन के सभी संसाधनों पर उनका सत्ता का या एक वर्ग का केंद्रीय नियंत्रण की वे बात करते हैं, यानी कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, क्या उसको कैसे समाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसका केंद्रीय कंट्रोल की वो बात करते हैं, जिसे हम समाजवाद के नाम से जानते हैं या सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। वह वामपंथ का आर्थिक पक्ष है। और वामपंथ का एक सांस्कृतिक पक्ष है जिसके बारे में भारत में बहुत सजगता हाल फिलहाल तक बिल्कुल नहीं थी, आज भी नहीं है। तो वामपंथ का जो सांस्कृतिक पक्ष है उसे कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं, और यह बहुत महत्व का विषय है क्योंकि यह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह अपने आप को वामपंथ बोलकर सामने नहीं लाता है। तो वामपंथ एक ऐसा शत्रु है, कोई भी लड़ाई जब होती है तो हम देखते हैं लड़ाइयां अक्सर रातों में होती हैं, दिन में उसकी प्लानिंग होती है, दिन में उसका लॉजिस्टिक्स जुटाया जाता है, लेकिन लड़ाई रात में होती है। क्यों? क्योंकि युद्ध जो होता है, अंधेरे में जो शत्रु होता है वह अधिक शक्तिशाली होता है। तो वामपंथ की जो नीति होती है समाज के अंदर घुस के समाज के उन पायों पर कब्जा करने की जिन पर हमारा समाज टिका है, सिर्फ सत्ता नहीं, सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं, जो सामाजिक सत्ता है वह जिन संस्थानों पर निर्भर है, मीडिया, जर्नलिज्म, सिनेमा, आर्ट, जिनसे समाज की सोच विकसित होती है, शिक्षा, जिनसे समाज की सोच विकसित होती है, जितनी तरह से भी देख लें, वो बहुत सारे नए नए फॉर्म लेकर वे आ रहे हैं। इंटरटेनमेंट में अभी स्टैंड अप कॉमेडीज आप देखेंगे, स्टैंड अप कॉमेडीज में जितने बच्चे आ रहे हैं उन सबकी जो सोच है समाज में एक खास तरह का की सोच स्थापित करने की एक नीति जो है स्टैंड अप कॉमेडी, अभी उनका बहुत बड़ा ये होने वाला है, हाल फिलहाल में मेरी उस पर दृष्टि गई है। तो जितने तरह से समाज की सोच को हम सब यहाँ जुटे हैं एक राजनीतिक सामाजिक विषय पर चर्चा करने के लिए, तो यह घोषित है, यह दिखाई दे रहा है कि हम किस लिए जुटे हैं। लेकिन वामपंथ जब अपने एजेंडा को समाज में फैलाता है तो वह दिखाई नहीं देता। वह कभी यह कहकर नहीं फैलाता है कि वह एक वामपंथी सोच को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है या वह एक वामपंथी सोच का प्रचार कर रहा है। वह अपने बात को इतने दबे ढके ढंग से समाज में, लोगों के दिमाग में, लोगों की सोच को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसका और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वे बहुत सारे मित्रों से बात होती है, और मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे लोगों का इन चीजों से सरोकार नहीं रहता, सिर्फ पढ़ाई लिखाई एकेडमिक्स से संबंध रहता है। तो वे बहुत सारी बातें कहते हैं जिसके बारे में वे सोचते हैं और उन्हें यह समझ में नहीं आता कि यह उनकी सोच निकल कर कहां से आ रही है। इसके पीछे के वामपंथी प्रभाव को खुद हम जो उससे प्रभावित हैं वे उसको पहचान नहीं पाते, या वे कहते हैं इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गया, तुम लेफ्ट राइट की हमेशा बात क्यों करते हो, इसमें लेफ्ट कहां है। जैसे वातावरण, इन्वायरमेंटलिज्म एक विषय है, मैं अब जल्दी जल्दी सारे विषयों को छूने का प्रयास कर रहा हूं। नारीवाद एक विषय है। अभी समाज में हमारे बीच में यंगस्टर्स की संख्या उतनी नहीं है, और हमारे वयस्क के और हमसे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको यह विषय थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन मेरी दृष्टि में आने वाले समय में हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या बनकर आने वाला है, वह है LGBTQ मूवमेंट। तो समाज को के व्यवहार को जिस तरह से बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है वामपंथ के द्वारा, इस बारे में सजगता बहुत जरूरी है। और यह आज से नहीं किया जा रहा है, जब से वामपंथ आया मार्क्सिज्म के नाम पर या उसके पहले हेगेलियन विचार के नाम पर, लगभग मुझे लगता है 2 सदी से दुनिया में वामपंथ अपना काम कर रहा है। उसके पहले की जो व्यवस्था थी जिसको फ्यूडलिज्म कहते हैं, जब समाज में उत्पादन का साधन जो था सिर्फ कृषि था और उसके मालिक जो थे वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे। हमारे यहाँ उस वक्त तक जमींदारी नहीं थी, लेकिन पूरे यूरोप में फ्यूडलिज्म था। हमारे यहाँ बाद में जमींदारी अंग्रेज लोग लेकर आए थे, लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ जो कृषक था वह अपनी जमीन का मालिक था,
जो कोई भी धरती पर काम करता था वह अपनी जमीन का मालिक था, उसको आर्थिक स्वतंत्रता थी। लेकिन फ्यूडलिज्म में पूरे यूरोप में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। तो यह जो परिवर्तन आया, यह आया कैपिटलिज्म से, यह आया औद्योगिक क्रांति से। और कैपिटलिज्म ने दुनिया में इस बात को स्थापित किया कि आपको जीवन में संपन्न होने के लिए, आपको जीवन में सक्षम होने के लिए एक संपन्न व्यक्ति का पुत्र होना आवश्यक नहीं है। उसके पहले यह स्थिति थी कि एक व्यक्ति के संपन्न होने का सिर्फ एक रास्ता था, अगर आप एक संपन्न व्यक्ति के घर में पैदा हुए हैं तो आप संपन्न हो सकते हैं। इस बात को किसने चेंज किया? इस बात को औद्योगिक क्रांति ने और कैपिटलिज्म ने चेंज किया। कोई भी व्यक्ति जो एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर सामने आता है जिससे औरों की आवश्यकताएं पूरी होती हों, वह व्यक्ति संपन्न हो सकता है। उसका व्यवसाय करके कोई भी व्यक्ति संपन्न हो सकता है। तो इस बात से उन लोगों को बहुत समस्या हुई जो पहले से संपन्न थे और जिनकी इस बारे में जिनका एकाधिकार था। तो वामपंथ मूलतः उसी को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। इसलिए मैं कहता हूं वामपंथ जो है वह नियो फ्यूडलिज्म, नव सामंतवाद है। वह एक ऐसी व्यवस्था से बहुत आतंकित और सशंकित रहता है जहां पर कोई भी व्यक्ति एक नया विचार लेकर सामने आ सकता है, कोई भी व्यक्ति एक नया आइडिया लेकर सामने आ सकता है। समाज में पावर के जो स्रोत हैं वे डिसेमिनेटेड रह सकते हैं, वे डिसेंट्रलाइज्ड रह सकते हैं। तो यह इस स्थिति से वामपंथ को बहुत समस्या है। वे अपने पूरे विचार को, इस पूरी शक्ति को केंद्रीकृत रखना चाहते हैं, अपने हाथ में रखना चाहते हैं, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और अब सामाजिक रूप से भी। तो जब यह कैपिटलिज्म का विचार आया और लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मिली, तो इसको काउंटर करने के लिए कम्युनिज्म आया कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बनाएगा और वह सफल हो जाएगा और वह धनी हो जाएगा, तब तो फिर वो उसके बाद वो यह विचार लेकर आए कि जो व्यक्ति धनी हो रहा है वह आपका शोषण करके धनी हो रहा है। शोषण करके कोई कैसे धनी हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति कार बेच रहा है और मैं कार खरीद रहा हूं और वह धनी हो रहा है, तो मैं अपनी इच्छा से कार खरीद रहा हूं, वह अपनी इच्छा से, वह अपने लाभ के लिए कार बेच रहा है, दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो इसमें शोषण का विचार लेकर आए कम्युनिज्म। लेकिन जब पिछली सदी के प्रारंभ में जब रूस में क्रांति हुई, तो उन्हें यह विश्वास था कि यह क्रांति पूरी दुनिया में फैल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जर्मनी में एक विचार, एक कुछ कम्युनिस्ट लोगों का, कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों ने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों है कि जो क्रांति में हम रूस में लाने में सफल हो गए, उसको पूरी दुनिया में फैलाने में सफल क्यों नहीं हुए। तो उन्होंने पाया कि उसके रास्ते में जो चीज बाधा है वह है हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर और हमारे सामाजिक विचार। तो उसमें हेजिमोनी की थ्योरी लेकर आए। इटली के एक वामपंथी विचारक थे बहुत प्रसिद्ध, ग्राम्स्की, एंटोनियो ग्राम्स्की। उन्होंने पहचाना कि हेजिमोनी जो होती है वह समाज का एक स्थापित विचार होता है। समाज में एक संस्कार होता है, नैतिकता की भावना होती है, लोगों के बीच में व्यवहार का एक स्टैंडर्ड होता है। तो जब तक हम उस पर और उसको स्थापित करने वाले मैकेनिज्म पर कब्जा नहीं करेंगे, हम समाज की सोच पर कब्जा नहीं कर सकते। तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्कूल या इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस बनाया उन्होंने। लेकिन जब हिटलर आया और हिटलर से उनका संघर्ष हुआ, हिटलर भी एक, हम हिटलर को एक दक्षिणपंथी विचार मानते हैं क्योंकि वह कम्युनिस्टों से लड़ा। लेकिन अगर आप विचार की दृष्टि से विचार करें तो हिटलर और मुसोलिनी पूरी तरह से वामपंथी विचार के थे। वे कम्युनिस्टों के विरोधी नहीं थे, कॉम्पिटिटर थे। उनका सत्ता पर नियंत्रण का के लिए कम्युनिस्टों से कंपटीशन था, इसलिए उन्हें दक्षिणपंथी बोलकर सामने रखा गया। किंतु विचार पर और समाज के हर स्थिति पर कब्जा करने की जो उनकी प्रवृत्ति थी वह पूरी तरह से एक वामपंथी प्रवृत्ति थी। उससे भागकर वे अमेरिका पहुंचे द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू में, और अमेरिका के पूरे सिस्टम में वे फैल गए। अब हम अगले सत्र में इसके बारे में बात करेंगे। भारत में जो वामपंथी समस्या है उसको समझने के लिए अमेरिका के वामपंथ को समझना बहुत आवश्यक है। हम सोचते हैं कि रूस कम्युनिस्ट था और अमेरिका कैपिटलिस्ट है, तो अमेरिका में वामपंथ कहां से आ गया? यह स्थिति नहीं है।
अमेरिका एक समाज के रूप में, एक शक्ति के रूप में वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका वामपंथ से और कम्युनिज्म से लड़ा है, लेकिन अपने अंदर, अपने समाज के अंदर फैलती हुई वामपंथी प्रवृत्तियों से अमेरिका हमेशा से लड़ता रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब इतने सारे ज्यू विचारक, यहूदी विचारक जो कि जर्मनी से भागकर अमेरिका पहुंचे और उन्हें रूजवेल्ट ने अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जगह दी, वहां पहुंचकर उन्होंने वहां की पूरी व्यवस्था पर कब्जा करने का कार्यक्रम चलाया और वह कार्यक्रम अब लगभग सफलता की स्थिति में पहुंच गया है। अभी वहां पर वहां की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वह जिस विचार को लेकर चल रही है, बराक ओबामा और अभी बराक ओबामा के उपराष्ट्रपति रहे अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, वैचारिक रूप से हिलेरी क्लिंटन, ये लोग बिल्कुल, अगर एक पीढ़ी पहले हुए होते ये लोग, तो ये लोग खुल के कम्युनिस्ट हुए होते। लेकिन वामपंथ ने जो अपना रूप बदला है और वह अपने आप को छुपकर प्रेजेंट करते हैं, तो ये वामपंथी जो हैं, ये अपने आप को, इन्हें कम्युनिस्ट कहने की आवश्यकता नहीं होती। बिना अपने आप को वामपंथी घोषित किए वामपंथ ने अमेरिका की पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। तो मैं और आनंद जी इस पर चर्चा करेंगे। इस पर एक उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा है और जिस पर हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका के पूरे व्यवस्था पर वामपंथियों ने कब्जा करने की क्या नीतियां अपनाई और उन नीतियों में से कौन कौन सी नीतियां भारत के लिए प्रासंगिक हैं और आप उनको आज की स्थिति में, आज की तिथि में भारत पर लागू होते देख सकते हैं। तो यह 1958 की एक पुस्तक है, द नेकेड कम्युनिस्ट, उसमें डॉक्यूमेंटेशन किया गया था और उसके बाद अमेरिका की संसद में यह डॉक्यूमेंट रखा गया कि कम्युनिस्टों ने अमेरिका के तंत्र पर कब्जा करने के लिए क्या 45 पॉइंट्स थे। आप देखेंगे कि उनमें से लगभग 25 से 30 पॉइंट्स जो हैं वो भारत पर हूबहू लागू होते हैं। तो मैं आनंद जी से आग्रह करूंगा कि यहां से आकर वे भारत की तंत्र पर वामपंथियों के कब्जे को इस चीज से जोड़कर दिखाएं कि अमेरिका के तंत्र पर वामपंथियों ने किस रूप में कब्जा किया था। मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। हाँ, 1963 में यह डॉक्यूमेंट अमेरिका के संसद पर के सामने रखा गया था। इसमें कम्युनिस्ट गोल्स थे, मैं 1 से 11 तक को आगे बढ़ दूं। 1 से 11 तक आगे बढ़े, 11 पर जाए। पहले 10 पॉइंट्स जो हैं वो मूल रूप से अमेरिका पर और कोल्ड वॉर पर लागू होते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने या कम्युनिस्टों ने अमेरिकी तंत्र को और अमेरिकी सिस्टम को प्रभावित करके अमेरिका को सैनिक रूप से कमजोर किया, चीन को मजबूत किया, जर्मनी को 2 भागों में बांटा। और उसके बाद पॉइंट 11 है जो उनकी नीति थी कि यूनाइटेड नेशंस को एक फोर्स की तरह यूज किया जाए एज द ओनली होप ऑफ मैनकाइंड, जिससे कि यूनाइटेड नेशंस पर कब्जा करके उसके माध्यम से वे पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। तो उन्होंने यह पहचाना कि जिस तरह से आप कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के माध्यम से दुनिया पर कब्जा कर सकते थे या रूसी तंत्र के माध्यम से कब्जा कर सकते थे, बिल्कुल उसी माध्यम से वे यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते थे और उस स्थिति में वे अभी लगभग पहुंच गए हैं। 13 नंबर पॉइंट है, डू अवे विद ऑल लॉयल्टी ओथ्स। अमेरिकी समाज में जिस तरह से लोगों को अमेरिका से लॉयल्टी का ओथ लिया जाता था, उसको उन्होंने किनारे कर दिया। अभी आप देखेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, वह उसी का बिल्कुल रूप है। तीसरा पॉइंट है आपका, मैं पॉइंट नंबर 13 की बात कर रहा था। हाँ 13 नंबर, हाँ, डू अवे विद ऑल लॉयल्टी ओथ्स। उसके बाद 15 कैप्चर वन और बोथ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहां वामपंथियों ने अपनी पार्टी बनाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के माध्यम से सत्ता पर कब्जा नहीं किया, वे वहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स पार्टियों में घुसे, वहां के वामपंथी वहां की एग्जिस्टिंग पार्टियों में घुसे और उन पर कब्जा किया। तो वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरह से और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा भाग वैचारिक रूप से वामपंथी बन गया।
इसका कारण बताता हूँ। उन्होंने जो पॉलिटिकल करेक्टनेस का कंसेप्ट फ्लोट किया, ये उसके कारण है कि जब आप कोई भी बात को पॉलिटिकली करेक्ट या पॉलिटिकली रॉन्ग बताने लगे कि भाई इसकी भावना आहत होगी, इसने फला समाज को चोट पहुंचाई वगैरह वगैरह जो बात करने लगे, तो अपने आप रिपब्लिकन जो डेमोक्रेट के वैसे तो विरोधी हैं, लेकिन कोई भी अपने भाषण को, और यहाँ क्या था कि उनको क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति डेमोक्रेट नहीं होता था, वो कोई विचारक या वैसे चिंतक वगैरह वगैरह जिसको सपोर्ट मिलता था डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म से, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का डेमोक्रेट करके लेबलिंग नहीं हुआ था। तो समाज में ये लगता था कि भाई ये आदमी क्या बोल रहा है, देखिए कैसे बेतुकी बातें कर रहा है या लोगों की भावनाएं आहत कर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये पॉलिटिकल करेक्टनेस, ये कंसेप्ट से लोगों की नकेल कसने का काम वामपंथ ने बड़े तौर पे किया। न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से उन्होंने यह स्थापित कर दिया कि आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी के हैं, एज लॉन्ग एज आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं। आपके विचार की दिशा को वामपंथ ने नियंत्रित करने का काम किया, और जो उनके एक्टिव लेफ्टिस्ट थे वे डेमोक्रेट में घुसे, और बाकियों ने क्या किया कि जो रिपब्लिकन्स थे उनकी सोच को नियंत्रित कर दिया। भारत में आज आप यह देख सकते हैं भाजपा और कांग्रेस के बीच में यही स्थिति है। जो मणिशंकर अय्यर जैसे घोषित वामपंथी, बिल्कुल कम्युनिस्ट अपने जमाने के, वे कांग्रेस के वे अंदर हैं, लेकिन भाजपा के लोगों की भी भाषा को उन्होंने इस तरह से नियंत्रित किया हुआ है कि भाजपा के अंदर आप क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते वह पॉलिटिकल करेक्टनेस से निर्धारित होता है। एग्जैक्टली न्यूट्रल, ये कंसेप्ट को मतलब आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आप तो हमेशा पक्षपाती रहेंगे, लेकिन आपको कहेंगे कि आपको निष्पक्ष होना चाहिए। ये न्यूट्रल कंसेप्ट को उन्होंने प्रमोट किया, और किया क्या, हिंदुओं को न्यूट्रल कर दिया। आप न्यूट्रिंग का अगर मतलब समझते हैं कि बधियाकरण कर दिया उन्होंने हिंदुओं का, न्यूट्रल बनाकर। तो ये जो बात है, मतलब हिंदुओं को एक रोग लगा दिया बैलेंस का। मैं तो इसको बैलेंसाइटिस कहता हूं कि नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 बहुत महत्व का है। यूज टेक्निकल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट टू वीकन बेसिक अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस बाय क्लेमिंग देयर एक्टिविटीज वायलेट सिविल राइट्स। अमेरिका के अंदर उन्होंने क्या किया कि जुडिशियरी का प्रयोग किया समाज नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए और समाज को नियंत्रित करने के लिए। हमारे नए चीफ जस्टिस आए हैं, आप उनकी जब से आए हैं तब से अभी तक की हरकतें देख लीजिए। मैं यह सब अमेरिका के बारे में नहीं बता रहा हूं, यह सब मैं उनमें से सिर्फ मैं वही पॉइंट उठा रहा हूं जो भारत में लागू होती है। बिल्कुल, आप देखिए वो तो डायनास्ट लेफ्टिस्ट है, या लेफ्टिस्ट डायनास्ट है। तो जुडिशियरी एक बहुत बड़ा खतरा है, जहां से भारत में वामपंथ को बैकडोर से, न कि नॉन पॉलिटिकल रास्ते से, जुडिशियरी के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर बात में सुप्रीम कोर्ट करते हैं। आज क्या है, आज जुडिशियरी का जो सी है उसको आप कम्युनिस्ट चिन्ह देख सकते हैं, वही हो गया है। पॉइंट नंबर 17, गेट कंट्रोल ऑफ स्कूल्स, use them as transmission belts for socialism and current communist propaganda, soften the curriculum, get control of teachers association, put the party line in textbook। ये सारी बातें 1958 के अमेरिका में और उसके पहले लागू हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि 1958 में लागू की गई थी। 1958 में उनका डॉक्यूमेंटेशन किया गया। वो डब्ल्यू क्लियॉन स्कूजन, जिसने ये नेकेड कम्युनिस्ट लिखी थी, वो एक FBI का एजेंट था और जो कम्युनिज्म पे स्पेशलिस्ट माना जाता था उस वक्त। तो उसने ये किताब, और ये किताब के 11 संस्करण हुए हैं, 11 एडिशंस, मिलियंस में बिकी है वो किताब, अब रेफरेंस पॉइंट मानी जाती थी। तो उस किताब में उसने डॉक्यूमेंट किया 1958 में। 1963 में कांग्रेस में रखा गया सिडनी आर्मस्ट्रांग हरलॉन्ग नाम के कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव ने, ठीक है। लेकिन उसके पहले से, मतलब इसने डॉक्यूमेंट कहां से किया, क्योंकि पहले से उसने जो ऑब्जर्व किया था वही तो उसने बताया है, और उसके बावजूद वह अमेरिका में लागू हो गया और वह फुल स्पीड में चलता रहा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेट शासन में, उसमें लंबे समय तक रिपब्लिकन का शासन रहा। ऐसा नहीं है कि रीगन एडमिनिस्ट्रेशन में रशिया के अगेंस्ट तो बहुत ताकत दिखाई गई, लेकिन उसके अंदर पीछे भीतर यूनिवर्सिटीज में और स्कूलों में यह कार्यक्रम चलता रहा।
इसलिए मैंने अपनी पुस्तक में एक बात कही है कि रसिया का पतन, सोवियत रूस का पतन कम्युनिस्ट की हार नहीं थी, कम्युनिज्म की चाल थी। वह एक पॉन सैक्रिफाइस था। उन्होंने रूस को लूज किया। पूरा अमेरिकी समाज इस यूफोरिया में था कि हमने कम्युनिज्म पर विजय प्राप्त कर ली। यह रियलाइज नहीं किया कि जो शत्रु बोध था अमेरिकी समाज में वह समाप्त हो गया। तो अमेरिका का जो कम्युनिज्म के लिए रेसिस्टेंस था एज अ कम्युनिटी, वह खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें शत्रु दिखना बंद हो गया। उन्हें लगा कम्युनिज्म हार गया, लेकिन कम्युनिज्म हार नहीं गया। वह अपना रूप बदलकर अमेरिकी समाज में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में घुस गया। उन्होंने पूरे स्कूल के क्यूरिकुलम पर कब्जा कर लिया। और एक बात बताता हूँ, फेमिनिज्म जो है ये रशियन नहीं है, चाइनीज भी नहीं है, वहाँ फेमिनिज्म नहीं है। स्ट्राइक्स जो है वो भी रशियन नहीं है, चाइनीज नहीं है, वहाँ स्ट्राइक्स होते नहीं है। ये सब अमेरिका की देन है। तो चूंकि रूस में और चीन में सत्ता पर उनका कब्जा था, तो उनको इन टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए अभी भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे पूर्वी यूरोप के मेरे बहुत सारे कलीग्स मिलते हैं जो पूर्वी यूरोप से आए हैं, पोलैंड से आए हैं या चेक रिपब्लिक से आए हैं। उनके विचारों पर उतना वामपंथी प्रभाव मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब वहां पर सत्ता पर उन लोगों का, कम्युनिस्टों का डायरेक्ट कब्जा हुआ, तो उन्हें समाज के विचार को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं रही। तो उन्होंने अपने समाज को लेफ्टिस्ट बनाने का काम, यह जो अमेरिका में किया गया, वो वहां नहीं किया गया। तो वहां लोगों का माइंडसेट जो है वो उतना नहीं बदला। तो जैसे कम्युनिस्ट शासन हटा, तो वे लोग अभी भी अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ मिलेंगे। आपको पोलिश आदमी बहुत धर्म कर्म मानने वाला मिलेगा और चर्च जाने वाला मिलेगा। चेक रिपब्लिक का व्यक्ति जो है इन सारे चीजों को, ये जो LGBTQ की बकवास है और इस तरह का ये जो वोक बकवास चलती है, इसको रिजेक्ट करता हुआ मिलेगा आपको। क्योंकि वहां पर स्कूलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लोगों के विचारों को इतना परिवर्तित नहीं किया गया जितना अमेरिका में, इंग्लैंड में और वेस्टर्न सोसाइटी में किया गया। और यह सब बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में ये चीजें आज घुस कर आ रही हैं। और एक बात बताता हूँ, अमेरिका में ये किया गया, उन देशों में एक्चुअली कम्युनिस्ट शासन था, इसलिए ये सब लागू करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। इन चीजों को, मौजूदा शासन को दुर्बल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मौजूदा समाज को दुर्बल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहां ऑलरेडी समाज में कम्युनिस्ट शासन था, देश पर आज भी है, तो वहां उनको जरूरत नहीं पड़ी। इस बात का समझिए आप। जैसे यहाँ एक पैरेलल देना बहुत जरूरी है। आपको अरब का मुसलमान भारतीय मुसलमान से कम कट्टर मिलता है, इसे में समझ जाइए। 18वां पॉइंट है गेन कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स। 19वां पॉइंट है यूज स्टूडेंट रायट्स टू फोमेंट पब्लिक प्रोटेस्ट्स। तो अमेरिका में 60s 70s के जमाने में बहुत वायलेंट स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। तो यह आप देखेंगे कि भारत में भी ये सारे प्रयास किए गए। जैसे ही मोदी सरकार आई, भारत की सारी यूनिवर्सिटीज में भारत तोड़ो के नारे लगने लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगने लगे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को यूज करके समाज पर नियंत्रण करने का यह कम्युनिस्ट तरीका था। 20वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फिल्ट्रेट द प्रेस, गेट कंट्रोल ऑफ बुक रिव्यू असाइनमेंट्स, एडिटोरियल राइटिंग एंड पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या लिखेगा, तब लिखा जाता था। तब बोलने का, टीवी का प्रसार कम था, तो न्यूज़पेपर्स थे। ये 1958 की बात है। पॉइंट 20, पॉइंट 20, पॉइंट 21 है गेन कंट्रोल ऑफ की पोजीशंस इन रेडियो, टीवी एंड मोशन पिक्चर्स। ये उसके बाद की स्टेज है। सब कुछ भारत पर आप लागू होता देख रहे हैं। पॉइंट 22 है कंटिन्यूड डिस्क्रेडिटिंग अमेरिकन कल्चर। जहां जहां अमेरिकन कहा जा रहा है वहां वहां इंडियन पढ़िए। बाय डिसरिगार्डिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। यहां बहुत ध्यान देने की बात है। एन अमेरिकन कम्युनिस्ट सेल वाज टोल्ड टू एलिमिनेट ऑल गुड स्कल्पचर्स फ्रॉम पार्क्स एंड बिल्डिंग्स एंड सब्स्टिट्यूट शेपलेस, ऑकवर्ड एंड मीनिंगलेस फॉर्म्स। तो एकाएक कला के में इस तरह की बातें दिखाई देने लगी कला के क्षेत्र में और मूर्ति कला के क्षेत्र में कि आप बिल्कुल फॉर्मलेस है, वो क्या है पता नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो फिर भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद आप अब कई और देखिए, बिल्कुल मतलब शेपलेस है। एक
गुजराती या कई भाषा में एक जोक आ गया था कि भाई खाली फ्रेम है, इसमें क्या है, इसमें गाय है। तो गाय क्या है, नहीं गाय घास खा रही है। तो घास कहाँ है, वो गाय ने खा लिया। तो अब गाय कहाँ है, अरे घास खा लिया, वो भाग गई। ओके, तो ये आर्ट, तो इसको मॉडर्न आर्ट कहा जाता था। और मैं एम एफ हुसैन तो छोड़िए, मैं आपको एक मेरे परिचितों का, अभी वो शख्स नहीं रहे, प्रभु नाम था उनका, छोटे मोटे आर्टिस्ट थे, उनको एक कमीशन मिला था, ठीक है, काम करने, मतलब पेंटिंग निकालने का एक कमीशन मिला था, एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न पेंटिंग। उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग के, मेरे मौसी के पड़ोसी थे, तो सभी बच्चों को उन्होंने बुलाया, पेंट के डब्बे दिए और बोले कि स्क्रीन पर जैसे चाहे ब्रश से आप फर्राटे मार दो। वो बच्चों ने जो कुछ के मन में आया किया, उसके नीचे इन्होंने अपनी सिग्नेचर मार दिया और बेच दिया। 15-25 हजार कुछ मिले होंगे उस समय। तो ये मेरा मतलब, ये मेरी पर्सनल जानकारी की बात है, और इसको आर्ट कहा गया। पॉइंट नंबर 23 है कंट्रोल, वही उसी के बारे में है, कंट्रोल आर्ट क्रिटिक्स। सो आपने आर्ट को कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो अच्छा है या कौन बताएगा? तो जो क्रिटिक हैं वो भी उनके लोग हैं जो बताएंगे कि यह बहुत अच्छा आर्ट है। नहीं तो आपको समझ में नहीं नहीं आता। तो आपको दिख जाएगा कि वह है क्या। आवर प्लान इज टू प्रमोट अगलीनेस एंड रिपल्सिव मीनिंगलेस आर्ट्स। पॉइंट 24 पर मैं आता हूं, यह अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेट ऑल लॉज गवर्निंग ऑब्सेनिटी by calling them censorship and violation of free speech and free press. अश्लीलता को आप अश्लील नहीं बताएंगे। आप अश्लील, किसी भी चीज को आपने अश्लील बता दिया तो आप दकियानुसी है, पुराने हैं, बुर्जुआ है, कई सारे जो इनके विशेषण है वो आप पर छोड़े जाएंगे मिसाइल की तरह। 25वां पॉइंट है, ब्रेक डाउन कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी बाय प्रमोटिंग पोर्नोग्राफी एंड ऑब्सेनिटी इन स्कूल, मैगजीन्स, मोशन पिक्चर्स, रेडियो एंड टीवी। ये अपने यहाँ डोसेस में हुआ है, जहां जहां से दिखाई दे वहां वहां घुसा दिया गया है। और नेटफ्लिक्स जब से आ गया है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वे समहाउ सेंसरशिप से मुक्त हैं। तो आपको कोई नेटफ्लिक्स एन लिखी हुई फिल्म, मैं तो एकदम आगे बढ़ाता हूं, नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? नहीं देखनी, बच्चों के साथ तो देख ही नहीं सकते। वो एन को आप XXX समझ लीजिए, कोई बात नहीं। और सिर्फ ऑब्सेनिटी ही नहीं, उसके अंदर अननेसेसरी आपको एक कैरेक्टर दिखेगा जिसका कि पूरी फिल्म से कोई संबंध नहीं है, पर आपको बताया जाएगा कि वो लेस्बियन है। दो कैरेक्टर्स क्यों लेस्बियन है और उनका लेस्बियन होने का इस कहानी से क्या संबंध है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो फिल्म में घुसाया जाएगा कि वो तो लेस्बियन है। एक लड़के को दिखाया जाएगा ऐसे ऐसे बात करते हुए, और दूसरा आएगा वो बोलेगा ये मेरा हस्बैंड है। फिर वो दोनों पात्र आपको पूरी कहानी में कहीं दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एक धीरे से घुसा दिया जाएगा क्या चाहे इस फिल्म में। क्यों? तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। नहीं, एक और यहां मैं बात बताता हूं। आप पिछले दशक की अमेरिकन फिल्में देखिए, आपको बिल्कुल एक बेतुका, मतलब बिल्कुल बेहुदा आदमी दिखेगा, जो क्या कहते हैं, बरमुडा से भी लंबी जो 3/4 पैंट वगैरह है, मोटा सा ऐसा भद्दा कपड़े में आदमी दिखेगा, जो बिल्कुल इल बिहेव्ड है, या वो सब पर बोझ है। कोई लोग कहीं मिशन पे जा रहे हैं और ये आदमी बाकियों पर बोझ है, लेकिन वो वहां दिखेगा और सब लोग उसे चिढ़ते भी है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस आदमी को रखा जाता है। और अंत में जहां वाकई क्राइसिस की घड़ी आती है, वहां वो आदमी हीरो साबित होता है। तो ये एक्चुअली जो बोझ है, जो नहीं रखने चाहिए साथ में, इनको हीरो बनाकर इनकी इंक्लूसिवनेस की बात की गई। यही बात है, ये LGBTQ का भी वही है कि कहीं ना कहीं उसको घुसा के फिर उसको कहीं कैरेक्टर का असली हीरो भी उसे बताया जाएगा। पॉइंट 26 है, उसी का विस्तार है। प्रेजेंट होमोसेक्सुअलिटी, डिजेनरेसी एंड प्रोमिस्क्यूइटी एज नॉर्मल, नेचुरल एंड हेल्दी। ये 1958 का अमेरिका है, इसको आप 2020 का हमारे इस दशक का भारत में से कंपेयर करके देख लें कि जिस रास्ते पर, मैं कहता हूं कि भारत की गति को समझना है तो हमें अमेरिकी वामपंथ के कैरेक्टर को समझना चाहिए। और अमेरिकी वामपंथ का कैरेक्टर जो है, वह चूंकि अमेरिका सारे समय में पोजीशनिंग करता रहा कि हम वामपंथ से लड़ रहे हैं, तो अमेरिकी समाज के ट्रेड्स को वामपंथी ट्रेड पहचान पाने में हम विफल रह गए।
सत्ता, उसको हम मॉडर्निटी समझते रहे या उसको हम वेस्टर्न कल्चर समझते रहे, यह नहीं समझा हमने कि पूरा वेस्टर्न समाज भी उस चीज से वैसे ही पीड़ित, प्रभावित और सशंकित था जैसे आज हमारा समाज है। 27वां पॉइंट, infiltrate the churches and replace revealed religion with social religion, discredit the Bible and emphasize the need for intellectual maturity which does not need a religious crutch। तो जहां इसमें अमेरिका है, जहां क्रिश्चियनिटी है वहां भारत समझें, जहां क्रिश्चियनिटी है वहां हिंदू समझें, जहां बाइबल है वहां गीता समझें। आज कई बाबा घूम रहे हैं जो धार्मिक ग्रंथों की निंदा करते हैं, वहां उसमें अपना कुछ भी ठोप देते हैं। ये ऐसा लिखा है तो वैसा नहीं है, ऐसा लिखा है तो वैसा नहीं है, इसका ये अर्थ है नहीं है, वगैरह वगैरह। गेरुआ पहनते हैं या कुछ और पहनते हैं और खुद को आचार्य, ये वो कहाँ से आचार्य है पता नहीं है, लेकिन ये कुल मिला के धर्म का अचार लगाने में मसरूफ है। आगे। Eliminate prayer or any phase of religious expression in the schools on the ground that it violates the principle of separation of church and state। यानी स्कूलों में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। यह अमेरिका में लागू किया गया, या भारत में आज माइनॉरिटी स्कूल्स तो दे सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जा सकती। यह जो है, यह अमेरिका में यही स्थिति थी कि आप अमेरिका में क्रिश्चियनिटी की शिक्षा नहीं यहाँ दे मैं सकते। एक बात बताना चाहता हूँ। 3 साल पहले भोपाल की एक स्कूल से एक केस आई थी, मतलब बाकायदा कोर्ट में केस आई थी कि वहां के एक अध्यापक ने कहा था कि आप जो हिंदू, शायद गायत्री मंत्र था या कोई दूसरा कोई प्रार्थना थी, तो ये सब हिंदू नहीं करना चाहते। मैं तो हिंदू समाज में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, तो मुझ पर इसकी सख्ती ना की जाए, कंपेल ना किया जाए करके वहां पिटीशन लगी थी। आज तक किसी मदरसे में कलमा पढ़ने पर किसी की भावना आहत नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में ये बात होती है। Discredit the American Constitution by calling it inadequate, old-fashioned and out of step with modern needs। तो वहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए आप समझें कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। हमारे यहाँ जब कहा जाता है संविधान सर्वोपरि है, तो हम क्या करते हैं कि इस अमेरिकन फ्रेज को यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो अमेरिका नहीं होता। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब अमेरिका आया, तो इसलिए वहां के लिए इंटीग्रिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने उसको अटैक किया। और भारत में क्या है कि भारत का समाज जो है वह पहले से है, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया है। तो भारत के लिए के एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए हमारे कल्चरल वैल्यूज सेंट्रल है। तो उन्हें अटैक किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको सर्वोपरि मानेंगे। तो वहां यहां पर भारत के वामपंथी क्या करते हैं कि इस अमेरिकन फ्रेज को यूज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, लेकिन अमेरिका में जहां कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेरिका को डिफाइन करता है, वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। उचित, हाँ बिल्कुल वही बात है जी। डिस्क्रेडिट द अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स, बिलिटिल, मैं पॉइंट 31 पर आता हूं जल्दी से, बिलिटिल ऑल फॉर्म्स ऑफ अमेरिकन कल्चर एंड डिस्करेज द टीचिंग ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज ओनली अ माइनर पार्ट ऑफ द बिग पिक्चर, गिव मोर एम्फेसिस टू रशियन हिस्ट्री सिंस द कम्युनिस्ट टुक ओवर। तो वहां की हिस्ट्री में अमेरिकन कल्चर के को बिलिटिल करने और कमजोर करने और खराब दिखाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल वही चीज आप जहां पर अमेरिकन कल्चर कहा जा रहा है उसकी जगह आप भारतीय कल्चर को देखें। शिवाजी एक पन्ने में, महाराणा प्रताप 2 लाइन में, और अकबर महान है। बिल्कुल आप देखें कि अकबर पर पूरे चैप्टर होंगे, फिर हुमायूं पर, शाहजहां पर पूरे चैप्टर होंगे, बीच में से महाराणा प्रताप शिवाजी का एक लाइन में, एक आधे पैराग्राफ में गायब कर दिया गया। और बिल्कुल आप वहीं उसको आप इस पॉइंट से पॉइंट नंबर 31 से कंपेयर करके देखें कि अमेरिकन हिस्ट्री के साथ क्या किया गया। सपोर्ट एनी सोशलिस्ट मूवमेंट टू गिव सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर एनी पार्ट ऑफ कल्चर, एजुकेशन, सोशल एजेंसीज एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स। एग्जैक्टली बिल्कुल महत्व का मुद्दा है ये पूरा जो है इनके कंट्रोल में हो जाए, जहां ये लोग काबिज है उसको ये करें। आगे अब मैं पॉइंट 36 पर आता हूं, डिसइंफिल्ट्रेट एंड गेन कंट्रोल, नहीं पॉइंट 32, सपोर्ट एनी सोशलिस्ट मूवमेंट टू, पॉइंट 36 है,
इन्फिल्ट्रेट एंड गेन कंट्रोल ऑफ मोर यूनियंस, तो ट्रेड यूनियन पर कब्जा, खैर यह तो पुरानी बात है और यह बिल्कुल स्पष्ट है हमारे यहां भी। इन्फिल्ट्रेट एंड गेन कंट्रोल ऑफ बिग बिजनेस, हम हमेशा सोचते आए हैं कि वामपंथ जो है बिग बिजनेसेस का विरोधी है और उनसे लड़ता है, जी नहीं। अब कि आज के देश समय में वामपंथ ने क्या किया है कि कॉर्पोरेट पर कब्जा कर लिया है और कॉर्पोरेट को अपने साथ मिला लिया है और कॉर्पोरेट को कंट्रोल करते हैं। आप कॉर्पोरेट कंपनी, हमें लगता है कि उनको वो कैपिटलिस्ट कहते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि कॉर्पोरेट वही बनाते हैं जो कम्युनिस्ट चाहते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन का मूवमेंट है, जो समाज की टेस्ट बदल गई है। आज देखिए, कम्युनिस्ट जो बात करते हैं इंटीग्रिटी की या आर्थिक समानता वगैरह की, ईएमआई कल्चर के विरोध में कोई कम्युनिस्ट कभी नहीं बोलता। आज जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वे देखेंगे कि कॉर्पोरेट में किस तरह से सतरंगे झंडे दिख रहे हैं हर जगह। लेटर हेड पे किनारे में एक सतरंगा दिख रहा है, ऑफिस के पर्दे सतरंगे बनाए जा रहे हैं, या कॉर्पोरेट में इंक्लूसिविटी के नाम पर किस तरह से एलजीबीटीक्यू का अगर कोई अपने आप को एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का सदस्य अगर कोई अपने आप को बोलता है तो उसको इंक्लूसिविटी के नाम पर, उसको रिप्रेजेंटेशन देने के नाम पर प्रमोशंस मिलते हैं। तो हर तरह से इस चीज को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, वामपंथी एजेंडा को वे कॉर्पोरेट के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं और हमारे लोग कहते हैं कि यह तो कैपिटलिज्म कर रहा है। कैपिटलिज्म यह नहीं कर रहा है, वामपंथ जो है वह कैपिटलिस्ट को मजबूर करके या उनको लालच दिखा के या उनको अपने साथ मिलाने की स्ट्रेटजी से उनके एचआर डिपार्टमेंट में घुस के उनकी पॉलिसीज को बदल के वामपंथी जो हैं अपना एजेंडा कॉर्पोरेट के माध्यम से लागू करते हैं और फिर उसके लिए वे कॉर्पोरेट को या कैपिटलिज्म को ब्लेम करते हैं। इसका खतरा आपके बच्चों पर समझिए। आज अगर बड़ी कंपनियों में एलजीबीटीक्यू मतलब गे कोई अगर आदमी इंक्लूड होता है, जब वो कोई पोजीशन पे आएगा तो जैसे महिलाओं से फेवर्स मांगे जाते थे, वैसे नए बच्चे अगर जो लड़के ज्वाइन होंगे उनसे फेवर्स मांगे जाएंगे, नहीं तो प्रमोशन डिनाई कर दे जाएंगे। ये बात आपके बच्चों पर लागू होती है। हाँ बिल्कुल, यह सारी बात 1958 में कही गई है जॉर्ज सोरोस के आने के बहुत पहले से, लेकिन जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत रिलेवेंट है कि आज के दिन में जॉर्ज सोरोस और उसकी जो शक्ति आपको दिखाई दे रही है पूरे दुनिया में हर जगह रेजिम चेंज का जो वे प्रयास कर रहे हैं और वामपंथ को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, वे कैपिटलिस्ट कर रहे हैं, वे कॉर्पोरेट कर रहे हैं। अमेरिका में बिग फोर कहे जाते हैं अमेजन, एप्पल, फेसबुक और गूगल। ये चारों डिक्टेट करते हैं अमेरिकन पॉलिसी को और इनके भीतर का पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से वामपंथी है। जल्दी से पॉइंट को कवर कर लें, अगला पॉइंट बहुत महत्व का है। पॉइंट 38 है, ट्रांसफर सम ऑफ द पावर्स ऑफ अरेस्ट फ्रॉम द पुलिस टू सोशल एजेंसीज, ट्रीट ऑल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एज साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स which no one but psychiatrists can understand or treat। तो जो भी बदतमीजियां हैं, जो भी खराब बिहेवियर है, क्रिमिनल बिहेवियर है, उसको नहीं वो आप कहें कि उसको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। और उसका अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट, डोमिनेट द साइकियाट्रिक प्रोफेशन, 39वां पॉइंट, 38वें पॉइंट को 39 के साथ समझे कि जो खराब बिहेवियर है उसको कहें कि ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ साइकियाट्रिस्ट समझ सकता है। और डोमिनेट द साइकियाट्रिक प्रोफेशन एंड यूज मेंटल हेल्थ लॉज एज अ मींस ऑफ गेनिंग कोअर्सिव कंट्रोल ओवर दोज हु अपोज कम्युनिस्ट लॉज। तो साइकियाट्रिस्ट भी अपने होंगे। साइकियाट्री एज ए स्पेशलिटी पर के थॉट प्रोसेस पर वामपंथियों ने कब्जा किया और बहुत साइकियाट्री के माध्यम से और साइकोलॉजी के माध्यम से और उस पर कंट्रोल करने के माध्यम से उन्होंने समाज के पूरे प्रोसेस को कि क्या अच्छा बिहेवियर है, क्या खराब बिहेवियर है, क्या नॉर्मल बिहेवियर है, क्या एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसको डिफाइन करने का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। और ये कंट्रोल का दूसरा फॉलोआउट जो है वो बताता हूं। ये समझ लीजिए कि ये साइकियाट्रिस्टों की एक अलिखित यूनियन सी हो गई। मतलब कौन साइकियाट्रिस्ट भी क्या बोलेगा इस पर भी उनका कंट्रोल आ गया।
कि जहां आप कहे कि भाई बच्चों को दो झापड़ लगा दे, तो बोले नहीं नहीं भाई, ये तो पुराना फंडामेंटलिस्ट, ये कैपिटलिस्ट, मतलब ओल्ड फैशन, जो भी आप वामपंथी गालियां बहुत होती है, तो उसमें से कोई गाली दे दीजिए। तो ये साइकियाट्रिस्ट के ऊपर भी नकेल कस दी। मतलब आज कोई साइकियाट्रिस्ट अपना प्रोफेशन करना चाहे तो ये वामपंथियों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही उसको चलना होगा, वो बोल नहीं सकता, नहीं तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे वो। आज के दिन में इतने सारे जेंडर डिफाइन किए जाते हैं, 70-75 किस्म के जेंडर हैं। अब सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं होती, पुरुष और स्त्री और ट्रांस, ठीक है। उसके बाद जो शुरू होता है अनडिफाइंड, और कितने तरह के जेंडर हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता, और कितने तरह के प्रोनाउंस हैं हमें समझ में भी नहीं आएगा। अभी ही, शी और दे नहीं रह गया है। इसके अलावा जे, जेम, हेर, कितने तरह के प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं, और कॉर्पोरेट में लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आपका जेंडर क्या है आपके हिसाब से, और आपका प्रेफर्ड प्रोनाउन क्या है, ये आप अपने नेम पैच पर लिखें। हमारे यहाँ एनएचएस में तो खासतौर से अभी चल पड़ा है कि लोग अपने नाम के नीचे अपना प्रोनाउन लिखते हैं। आप ही, शी ही लिखते हैं, नॉर्मल प्रोनाउन लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउन एक तरह की फ्लैग वेविंग है, जिससे वो बताते हैं कि हम जो है बड़े वोक किस्म के आदमी हैं, और हम जो है इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो फ्लैग वेविंग के तौर पर लोग अपने प्रोनाउंस बताते हैं, बहुत बड़ा फैशन है। और यह कितने तरह के जेंडर होते हैं आपको किसने बताया? साइकियाट्रिस्ट ने बताया। अब साइकियाट्रिस्ट कह रहा है कि भाई इतने तरह के जेंडर होते हैं, तो कहेगा आप कौन होते हो बोलने वाले, आप तो पिछड़ी सोच के आदमी हो, आपको पता ही नहीं है। उन्होंने खोज के निकाला है कि लोगों के माइंड में अपनी जेंडर आइडेंटिटी जो होती है वह उसकी अपने बर्थ इससे डिफरेंट होती है। तो साइकियाट्री को यूज करके आज के दिन में जो जेंडर कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है वह बहुत महत्व का है। और यह ऐसे ही नहीं हुआ, अमेरिका में एक समय में एंटी साइकियाट्री मूवमेंट चला था, जिसमें पूरी तरह से साइकियाट्री एक स्पेशलिटी नहीं है यह स्थापित करने का प्रयास किया गया था। उस मूवमेंट के दबाव में अमेरिका में साइकियाट्रिस्ट इतने बुरी तरह से आए कि उसके बाद उन्होंने पूरे वामपंथी एजेंडा को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया। यहाँ एक बात छोटी सी कह देता हूँ, बैकवर्डनेस का इंडिया में एक सिनोनिम बना दिया उन्होंने, खास करके महिलाओं के लिए, जो सिनोनिम है बहन जी। पॉइंट 40 है महत्व का, discredit the family as an institution, encourage promiscuity and easy divorce। यह बात जब 50s में अमेरिका में कही गई थी, उसके बाद से आज के दिन में अमेरिका में डिवोर्स रेट 50% है, और यह वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि यूरोप में 70 to 80% है, और अमेरिका की ब्लैक फैमिलीज में 80% है, और अमेरिका में 80% बच्चे जो हैं, ब्लैक बच्चे जो हैं, वह सिंगल पेरेंट फैमिली में बड़े हो रहे हैं। और उसके जो फॉल आउट हैं वह अलग से क्राइम के क्षेत्र में, ड्रग एडिक्शन के क्षेत्र में, और फर्दर परफॉर्मेंस के क्षेत्र में उसके जो फॉल आउट हैं वह भारत में देख लें कि उसका क्या नतीजा होने वाला है। कल बात हो रही थी कि नहीं, भारत में यह स्थिति बहुत बुरी नहीं है, भारत में डिवोर्स रेट सिर्फ 4% है। मैंने कहा एक पीढ़ी पहले 1% से भी कम था, एक पीढ़ी के अंदर यह 4 गुना हो गया है। या नहीं समझे कि भारत में डिवोर्स रेट सिर्फ 4% है, भारत में डिवोर्स रेट में एक पीढ़ी के अंदर में 4 गुना की वृद्धि हुई है। और इसके तरह तरह के आपको जस्टिफिकेशंस दिए जाते हैं। इट इज बेटर टू ब्रेक अवे एंड लिव अ न्यू लाइफ, स्टार्ट, गिव अ न्यू स्टार्ट रादर देन लिव इन अ बैड मैरिज। आप किसी भी 20 साल के बच्चे से पूछेंगे वह इस सेंटेंस को दोहरा देगा। लेकिन यह पूरा का पूरा जिस अमेरिकी प्रपंच से निकल कर आ रहा है उसे आपके सामने लाने का विचार है। Emphasize the need to raise children away from the negative influence of parents, attribute prejudices, mental blocks and retarding of children to suppressive influence of parents। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के विकास में बाधक हैं। इसका नतीजा अमेरिकी समाज पर जो पड़ा, इससे क्या होता है, पेरेंट्स के हाथ से यह कंट्रोल ले लिया जाता है। अब पेरेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे कि बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा कैसे बड़ा होगा, क्या संस्कार लेकर बड़ा होगा। सरकार डिसाइड करेगी, स्कूल डिसाइड करेगी, स्कूल का क्यूरिकुलम उनके हाथ में। तो वह अगली पीढ़ी को क्या बनना है, क्या सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, इसका वह निर्णय ले लेते हैं।
और ऊपर से वहां पर है कि अगर आप कुछ भी करते हुए दिखे, आपने अपने बच्चे पर जरा भी जोर डाला, दबाव डाला, तो सोशल सर्विसेज आ जाती है और बच्चे को उठाकर आपसे अलग लेकर चली जाती है और उसको फोस्टर केयर में डाल देती है। तो बच्चे के बड़े करने का अधिकार को स्टेट अपने हाथ में ले लेता है। यह एक कम्युनिस्ट तरीका है और भारत में यह लाने का प्रयास किया जा रहा है, पेरेंट्स को बताकर कि अपने बच्चों को कंट्रोल करने का आपका अधिकार नहीं है। और 42वां पॉइंट जो है वह उसके साथ में कंक्लूड करना चाहूंगा। क्रिएट द इंप्रेशन दैट वायलेंस एंड इंसरेक्शंस आर लेजिटिमेट एस्पेक्ट्स ऑफ द अमेरिकन ट्रेडिशन, दैट स्टूडेंट्स एंड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स शुड रेज एंड यूज यूनाइटेड फोर्स टू सॉल्व इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स। यानी स्टूडेंट ग्रुप्स का और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हिंसक आंदोलन करने का अधिकार है और उसी से सॉल्यूशन निकलेगा। यह विचार हिंसा से समाधान है वामपंथ के विचार से, और उनकी हिंसा लेजिटिमेट है, ठीक है, क्योंकि वह जो ग्रुप बनाते हैं वामपंथ, जो यह डिफाइन करता है, आई थिंक उसके बाद के पॉइंट्स भारत के लिए बहुत महत्व के नहीं है, तो यहां से मैं कंक्लूड करने का प्रयास करूंगा कि जब वामपंथ डिसाइड करता है कि कौन विक्टिम ग्रुप है और कौन ऑपरेसर ग्रुप है, तो विक्टिम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो रेस, जेंडर, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रेस के हिसाब से जो माइनॉरिटी है, जो जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन LGBTQ है, ये लोग घोषित विक्टिम है और इनके विरुद्ध किया गया कोई भी काम, निर्णय जो है वह अन्याय है, वह ऑपरेशन है। तो जब वे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हिंसा करते हैं तो उनकी हिंसा जो है वह न्याय के लिए संघर्ष है, और अगर उन पर लॉ एंड ऑर्डर लगाने का प्रयास किया जाता है तो वह सोसाइटी का ऑपरेशन है, वह सोसाइटी का उनके ऊपर की हुई दमनकारी नीति है। तो यह मोरालिटी को वे समाज के विरुद्ध और समाज के एक माइनॉरिटी ग्रुप के साथ खड़े करते हैं। यह वामपंथ की नीति है कि ये मोरालिटी किसके साथ है, तो मोरालिटी कमजोर के साथ है। कमजोर कौन है हमने डिफाइन कर दिया, उसका लीडर कौन है, हम है। यानी मोरालिटी किसके साथ है, हमारे साथ है। समाज को कौन लीड करेगा, हम लीड करेंगे। यह जो लाइन ऑफ लॉजिक है वामपंथ का, इस लाइन ऑफ लॉजिक को समझना बहुत महत्व का है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा जो हमारे फेवरेट विषय पर आती है, शत्रुबोध पे। अक्सर मैं ये लाइन कहता रहता हूँ कि वामपंथ जो है ये हरे तलवार की लाल ढाल है। उनको हमेशा मजलूम बताया जाता है, उन पर अत्याचार होता है, कुछ भी करते हैं, वो पत्थर वो मारते हैं लेकिन लाठीचार्ज होता है तो अत्याचार होता है। तो हरे तलवार की ढाल लाल है, वो ढाल टूटे तो ही हरे तलवार पर काबू किया जा सकता है। यहाँ मैं तानाजी मालुसरे का उदाहरण दूंगा। अजय तलवारबाज थे, उनकी ढाल टूटी तो उदयभान का वार उन पर पड़ सका, इसलिए लाल ढाल को तोड़ना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस पर चर्चा की इतनी गुंजाइश है लेकिन दुर्भाग्य से समय समाप्त हो गया है। बहुत क्रमबद्ध है। बहरहाल एक घटना जो आप बात कर रहे थे, एक वाकया जो हमारे दिमागों में डाला गया, इटली का वाकया। डॉक्टर जॉन का एक इश्क चल रहा था, तो जिससे चल रहा था उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूं, अबॉर्शन करा देते हैं। तो लड़की ने कहा कि मैं तो कैथोलिक हूं, बच्चे को अबॉर्ट करना ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? बोले पैदा करेंगे, किसी को दे देंगे। तो उसने कहा फिर देन आई विल मैनेज। तो जिन दिनों में उसकी डेट थी उसी के आसपास एक प्रीस्ट
पादरी का एक सिस्टम होता है ना, पोप तक जाता है, पेड्रे होता है, उसके ऊपर बिशप होते हैं, ये सब सिलसिला उनका ऊपर तक चलता है। उसकी किडनी का, उसके स्टोन था, उसका ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने डेट मैच कर दी, यहाँ उसको डिलीवरी हुई, वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ, मेल चाइल्ड था, उसके बगल में लिटा दिया। होश आया उसको, जब उसने देखा ये क्या है, बोले ये तुम्हारा बच्चा है, यू आर द चोजन वन, जीसस क्राइस्ट वर्जिन मेरी को मिला तो तुम्हें डायरेक्ट दे दिया। वो मान गया, क्या करता, ले गया, प्रीस्ट था, बड़ा किया, 21 साल का हो गया बच्चा, तो ये बूढ़ा हो गया, इसे लगा कि अब बचूंगा नहीं, तो उसने सोचा कि मैं उसको ट्रुथ बताऊं, तो उसने कहा, सन आई वांट टू टेल यू समथिंग। सेड यस फादर। सन आई एम नॉट योर फादर, आई एम योर मदर। ही सेड हाउ कम एंड हु इज माय फादर? बोले बिशप इज योर फादर। तुफैल जी मान नहीं रहे हैं, एक के बाद एक ब्लास्फेमी करते जा रहे हैं। इन्हीं जैसे लोगों के लिए गॉड का चूजन सन डाइड हुआ था, क्रूसिफाइड हुआ था, बताइए इस दिन के लिए। हम जब छोटे थे तो हिंदी की किताब में पढ़ते थे कि 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। अब वामपंथियों ने कहा कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो यानी अब अगर मैं चाहूं तो मेरा जेंडर जो है वो माइक है, मेरा जेंडर राफेल जहाज है, और अगर आप इस पे हंस रहे हैं तो आप हेट स्पीच कर रहे हैं, और आप सबको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है कि कनाडा की पार्लियामेंट में, जो भी वहां का होता होगा, एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि आप किसी को ही, शी, इट, दे नहीं बोलेंगे, आप उनके लिए अल्टरनेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। 32 अल्टरनेटिव प्रोनाउंस दिए गए हैं, जिसका विरोध डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन नाम के एक प्रोफेसर ने किया, तो उनका यह कर दिया गया हाउंडिंग कि उनको तो ये निपटा नहीं पाए, तो उनके अंडर जो बच्चा पीएचडी करता था उसका कैरियर समाप्त कर देते थे। एंड दैट्स व्हाई जॉर्डन पीटरसन रोट एन आर्टिकल दैट व्हाई आई एम नॉट अ प्रोफेसर एनी लॉन्गर। ये सिचुएशन हमारे यहां हो गई है। और इसी में अगर मैं एक चीज जोड़ दूं, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद जो है वो क्रांति के लिए आवश्यक जरूरी है। जब कैपिटलिज्म पीक पर पहुंचेगा, मजदूरों का शोषण पीक पर जाएगा, तब क्रांति होगी। तो इस हिसाब से क्रांति जो होनी थी यूरोप में होनी चाहिए थी, अमेरिका में होनी चाहिए थी, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड देश थे, परंतु क्रांति हुई जर्मनी में। जर्मनी कहीं से जितना कैपिटलाइज्ड नहीं था। उसी दौरान एक व्यक्ति था, आप इसका नाम जरूर याद रखें, डॉक्टर राजीव मिश्रा, आनंद राजाध्यक्ष जिससे सहमत होंगे, उसका नाम था एंटोनियो ग्राम्स्की। उसको जिस जज ने सजा सुनाई थी, उसने कहा था आई वॉन्ट लेट दिस ब्रेन थिंक, और उसने जेल के अंदर कहीं से स्मगल करके कागज मिला, नोट्स लिखे, और वो छापे गए प्रिजन नोटबुक्स। तो उसने कहा कार्ल मार्क्स तो फेल हो गया, क्रांति जर्मनी में कैसे हो गई, क्रांति तो भाई यूएस में होनी चाहिए थी, यूरोप में होनी चाहिए थी। तो उसने कहा अब जो क्रांति है वो मजदूर नहीं करेंगे, वो सभ्य घरों के, जिनका पेट भरा हुआ है, जिनकी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उन घरों के बच्चे करेंगे। और उसने एक लाइन बोली, कैप्चर द कल्चर, जिसको कल्चरल मार्क्सिज्म की जननी कहा जाता है। ये सारा जो वोक नॉनसेंस हम लोग देख रहे हैं उसी की परिणति है। खैर, रॉबर्ट स्पेंसर का भी एक ट्वीट था कि हम रिलीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग की तैयारी कर रहे थे, ये वोक्स आउट ऑफ सिलेबस आ गए। पहले दुश्मन घर के बाहर था, उसे हैंडल करना आसान था, अब हमारे घर का बच्चा ही अगर आइडेंटिफाई एज अ माइक और अपाचे जहाज करने लगे, तो उसे हम कैसे झेलेंगे, ये सोचने का विषय